एमए उत्तरार्ध हिंदी के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में एसएन के पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान का, उसके अंतर्गत हम आज जिस विषय पर अपनी चर्चा करेंगे वह है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान में अर्थ परिवर्तन के कारण व उसकी दिशाएं, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है और उसकी दिशाएं कौन कौन सी होती है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अर्थ विज्ञान का जो एक शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वह अर्थ का विज्ञान से लिया जाता है। इसमें भाषा के अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ विज्ञान वर्णनात्मक होता है, जिसको हम संरचनात्मक कह सकते हैं। ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक भी इसके रूप होते हैं, अर्थात ये 3 प्रकार का होता है: संरचनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। अर्थ विज्ञान को लेकर विद्वानों में एक राय, एक मत नहीं है। पर्याप्त मतभेद उन विद्वानों के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलते हैं। काफ़ी विद्वान इसे भाषा विज्ञान की एक शाखा मानते हैं, किंतु कुछ आधुनिक विद्वान इसे भाषा विज्ञान से अलग मानते रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी गई है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह एक स्वतंत्र विज्ञान है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थ विज्ञान दर्शन से बहुत अंशों से संबद्ध इसको माना जा सकता है, और इसका काफ़ी अंश ऐसा भी है जो मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र की अपेक्षा रखता है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि अर्थ भाषा की आत्मा है, और भाषा विज्ञान जब भाषा का विज्ञान है तो बिना उसके अध्ययन के भी उसे हम पूर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ को भाषा की आत्मा माना गया है। इस प्रकार अर्थ विज्ञान निश्चित रूप से भाषा विज्ञान का एक अविभाज्य अंग कहा जा सकता है। अर्थ विज्ञान का यह एक मूलभूत प्रश्न है कि आखिर अर्थ क्या है। वाक्य पदीयकार भर्तृहरि कहते हैं, अर्थात शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती हो वही उसका अर्थ है। अर्थ का कोई दूसरा लक्षण वहाँ उन्होंने नहीं बतलाया है। वस्तुतः भर्तृहरि की बात अपने स्थान पर ठीक होते हुए भी कुछ आलोचना की अपेक्षा यहाँ रखती है। क्या अर्थ केवल शब्द का ही होता है? जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि राम मारे शर्म के से पानी पानी हो गया। में पानी पानी हो शब्द तो नहीं है, किंतु यहाँ अर्थ की अपेक्षित प्रतीति केवल पानी शब्द से नहीं हो सकती, वह पानी पानी होना से ही हो सकती है। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी भाषिक इकाई में हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। जैसे वाक्य है, वाक्य का वाक्यांश है, रूप है, शब्द है और मुहावरा है आदि को किसी भी इंद्रिय, प्रमुखतः कान और आँख से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ है। अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि अर्थ की प्रतीति भी यहाँ 2 प्रकार से होती है। सबसे पहला है आत्मानुभव से और दूसरा है पर अनुभव से, दूसरे के अनुभव से। पहला तो है आत्मानुभव से और दूसरा है पर अनुभव से। तो अर्थ की प्रतीति आत्म अनुभव के माध्यम से किस तरह से होती है? स्वयं किसी चीज़ का अनुभव करके। जैसे उदाहरण के लिए हमने चीनी खाई, चीनी मुंह में लेकर के, हाथ में लेकर के, और हमने मुंह में चीनी खाई, तो चीनी के खाने के उपरांत हमारे मुंह के द्वारा उसका स्वाद बताया जाएगा, और चीनी मीठी होती है। तो मीठी के अर्थ की प्रतीति स्वयं चीनी चखने से ही हो जाती है। और पानी, गर्मी, धूप के अर्थ की प्रतीति भी इसी प्रकार से हो सकती है। जैसे आसमान से वर्षा के बादल बरस रहे हैं, पानी की बरसात हो रही है, और इस तरह से तेज धूप पड़ रही है, बिल्कुल चटक धूप में यहाँ गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, तो हमें गर्मी का एहसास होता है। वो गर्मी के अर्थ का यहाँ हमें प्रतीति देता है। फिर दूसरा जो इसका प्रकार है कि पर अनुभव के भी द्वारा
हम अर्थ की प्रतीति करते हैं। अब वो कैसे हैं कि अनेक क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां हमारी पहुंच नहीं होती और उस क्षेत्र से संबंध शब्दादि के अर्थ की प्रतीति के लिए हमें दूसरों के अनुभव या ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, हम में से अनेक लोगों ने जहर नहीं देखा होगा, किंतु दूसरों से ऐसा सुन रखा है कि जहर जीव को मार डालने वाला होता है। अतः जहर शब्द के अर्थ की प्रतीति का मूल आधार आत्म अनुभव न होकर पर अनुभव है, क्योंकि लोगों से हमने सुना है कि जहर जान से मार देने वाला होता है। तो ये पर अनुभव के द्वारा जहर शब्द का जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, ये पर अनुभव के माध्यम से यहाँ ग्रहण किया जा रहा है। ऐसे ही आत्मा, ईश्वर, जैसे लोग कहते हैं आत्मा ऐसी होती है, ईश्वर ऐसे होते हैं, तो ये भी पर अनुभव के द्वारा इस आत्मा और ईश्वर के इस अर्थ को हम प्रतीति करते हैं। आदि अन्य भी अनेक प्रकार के शब्द यहाँ माने जा सकते हैं। यहाँ शब्द और अर्थ का संबंध है, इस बात को हम यहाँ सिद्ध करना चाहेंगे कि भाषा में यह प्रश्न अनादिकाल से उठता रहा है कि शब्द और अर्थ का क्या संबंध है। क्यों? पानी कहने से पानी का ही बोध होता है, मिट्टी या काठ का नहीं। क्या पानी शब्द और पानी द्रव्य का कोई संबंध है? पहले हम देख चुके हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि भाषा के शब्द प्रतीक होते हैं और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो शब्द और अर्थ का कोई स्वाभाविक एवं सहज संबंध नहीं है। समाज ने यह संबंध मान लिया है, या कहें कि समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों में प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया है। शब्द विशिष्ट अर्थों के प्रतीक या संकेत है, इसलिए उन शब्दों के प्रयोग से श्रोता उन्हीं अर्थों को ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण के लिए, समाज ने पानी शब्द को प प्लस आ प्लस न प्लस ई ध्वनियों के समूह को पानी द्रव्य के लिए संकेत या प्रतीक मान रखा है। इसलिए पानी कहने से उसी का हमें क्या होता है? बोध होता है, किसी और चीज का बोध हमें नहीं होता है। किंतु यदि कल हिंदी भाषी समाज का यह निर्णय हो जाए कि पानी शब्द किसी और वस्तु का वाचक माना जाएगा, तो कल से पानी शब्द का अर्थ पानी न रहकर वही वस्तु हो जाएगा। जैसे हम साहित्य में एक दोहा पढ़ते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो वहाँ पानी शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। मनुष्य के अर्थ में उसका जो अर्थ है वो इज्जत से है, मोती के अर्थ में उसका अर्थ यहाँ चमक से है, मोती की चमक से है। और यहाँ चून यानी आटा, आटे में अगर पानी नहीं डाला जाए तो उस सूखे आटे का वहाँ कोई जो औचित्य नहीं होता। तो यहाँ पानी का जो अलग अर्थ वहाँ पर रखा जा रहा है या हो रहा है। तो यहाँ बाथरूम, टॉयलेट, क्लोकरूम के अर्थ इसी प्रकार मान लेने से हम बदल गए हैं। भारतीय परंपरा में इसी को दृष्टि में रखते हुए शब्द या ध्वनि के साथ किसी वस्तु के संबंध स्थापन को संकेत कहा गया है। संकेत यह है कि शब्द अति अर्थ विशिष्ट का बोध कराता है। अर्थबोध के साधन कौन कौन से हैं? भारतीय परंपरा में अर्थबोध के कुल 8 साधन माने गए हैं। सबसे पहला है व्यवहार। व्यवहार अर्थबोध का सबसे प्रमुख साधन है। समाज में तरह तरह के व्यवहार से भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ का हमें बोध होता है। हम जब समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जब उस भाषा के शब्दों को बोला जाता है तो उन्हीं भाषा के शब्दों के हम अलग अलग अर्थ वहाँ ग्रहण करते हैं। कोश, अनेक शब्दों का अर्थबोध हमें कोशों से होता है और कोश ज्ञात शब्दों के अर्थ के आधार पर अज्ञात शब्द का हमें अर्थबोध कराते हैं। तीसरा इसका जो प्रकार मानेंगे व्याकरण। व्याकरण से भी अर्थबोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें पता हो कि मानव का अर्थ क्या है और यह भी पता हो कि हिंदी में ता प्रत्यय भाव बोधक संज्ञा बनाने के लिए आता है तो हम मानवता का अर्थ जान जाएंगे। प्रकरण, चौथा जो इसका प्रकार है वह है प्रकरण। हमें वाक्य शेष भी कहा गया है, इसे हम वाक्य शेष भी कह सकते हैं। अनेकार्थी शब्दों का विशेष प्रयोग में प्रकरण या संदर्भ से
अर्थ ज्ञात होता है। जैसे उदाहरण के लिए धातु का व्याकरण में एक अर्थ है, किंतु सामान्यतः सोना, चांदी आदि धातुएं मानी गई है। इसी प्रकार गोली एक प्रकरण में बंदूक की गोली है तो दूसरे प्रकरण में दवा की गोली है, तीसरे संदर्भ में गोलकीपर और चौथे में बच्चों के खेलने की गोली, बच्चों के खाने की गोली, बच्चों के खाने की गोली, मिठाई की गोली। तो ये अलग अलग अर्थ है। पांचवा जो इसका प्रकार माना गया है वह है व्याख्या। इसे विकृति भी कहा गया है, विवर्ती। इसे व्याख्या को हम विवर्ती भी कहते हैं और बहुत से शब्दों का अर्थबोध व्याख्या के द्वारा ही कराया जा सकता है। जैसे भाषा विज्ञान का आघोष दर्शन का विशिष्टाद्वैत या साहित्य शास्त्र का ध्वनि। छठा जो इसका प्रकार माना गया है वह है उपमान। किसी वस्तु के समान वस्तु का अर्थबोध उस वस्तु को उपमान बना करके किया जाए। और जैसे गधे का घोड़े से तो क्या अर्थबोध होगा? खच्चर। और कुत्ते से भेड़िया, गाय से नील गाय आदि का अर्थबोध हमें कराया जाता है, तो ये उपमान माने गए हैं। फिर सातवां जो इसका प्रकार माना गया है वह है आप्तवाक्य। महान विद्वान, प्रसिद्ध, सिद्ध या पहुंचे हुए लोगों के वाक्य भी कभी कभी अर्थबोध करवाते हैं। जैसे आस्थावान लोगों का ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः हमारे जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों के ही आधार पर है या मिलता है। अगला जो इसका हम प्रकार मानेंगे वो है ज्ञात का सानिध्य। ज्ञात शब्दों के सानिध्य से कभी कभी अज्ञात शब्द का अर्थबोध हो जाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य लें कि बासमती का भात श्याम जीरा से अच्छा होता है। इस वाक्य का पाठक बासमती और भात के सानिध्य में समझ जाएगा कि श्याम जीरा किसी चावल का नाम है, इनके भी अतिरिक्त। जैसे नमा जो इसका प्रकार हम मान सकते हैं वो मान सकते हैं बलाघात, जैसे ओढ़ना और सूरलहर, यानी इसके कारण ये इसका प्रकार माना गया है। मोहन गया और मोहन गया, एक में प्रश्नवाचक लग गया और एक में विराम चिन्ह लग गया। अनुवाद मैन आदमी आदि का ही अन्य साधनों से भी अर्थबोध होता है। तो कुल 11 प्रकार इसके माने गए हैं। अब हम अर्थ विज्ञान में यूँ तो अर्थ संबंधी अनेक विषयों पर हम विचार कर सकते हैं, किंतु यहाँ कुछ थोड़े से मुख्य विषय ही लिए जा सकते हैं। और उन मुख्य विषयों में हम कौन कौन से विषयों को सम्मिलित कर सकते हैं? जैसे अर्थ परिवर्तन। प्रत्येक शब्द का बल्कि प्रत्येक भाषिक इकाई का एक अर्थ होता है, किंतु यह अर्थ सर्वदा एक नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन हमेशा होता रहता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द आकाशवाणी ले, संस्कृत में इसका अर्थ है देववाणी, और तुलसी के समय में भी यही अर्थ था। रामचरितमानस में आता है कि मैं आकाशवाणी ते ही काला, अर्थात उस समय देववाणी हुई। अब आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तन होकर हिंदी में रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो हो गया है। संस्कृत का ही दूसरा शब्द है जंगले। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में पैर के उस भाग के लिए होता है जो घुटने से नीचे होता है, किंतु हिंदी में यही अर्थ जंघा रूप में मिलता है, यानी वहाँ घुटने से नीचे संस्कृत में जंग कहा गया है, और जबकि हिंदी में घुटने से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा गया है? जंग कहा गया है। इसका अर्थ पैर का वह भाग होता है जो घुटने से ऊपर का होता है। इस प्रकार जंघा का अर्थ जो है वो परिवर्तन हो गया है। गंवार शब्द का इतिहास भी अर्थ परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। पाली भाषा में प्राप्त शब्द ग्रामदोर से अनुमान लगता है कि संस्कृत में यह शब्द ग्रामधारक रहा होगा, जिसका अर्थ था गांव का रहने वाला, गांव का लड़का अथवा गांव वाला। और हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में यह शब्द गंवार हिंदी, गंयार बंगला, गंवार गुजराती आदि रूपों में देखने को मिलता है, और इसका जो अर्थ है वो असभ्य और मूर्ख यहाँ धीरे धीरे हो गया। तो हमने देखा कि आकाशवाणी जंघा या गंवार का अर्थ कुछ से कुछ हो गया, अर्थात अर्थ में परिवर्तन हो जाना ही अर्थ परिवर्तन है। अब हम चर्चा करेंगे अर्थ परिवर्तन की महत्वपूर्ण दिशाएं।
सबसे पहले अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है, अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं कौन कौन सी होती है, अथवा इसके कितने प्रकार होते हैं, इस विषय पर सबसे पहले जो फ्रांसीसी जो भाषा विज्ञानवेत्ता है उनका नाम था ब्रिल ने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने 3 दिशाओं में खोज की। एक तो अर्थ विस्तार, कि अर्थ में विस्तार होता है, अर्थ का संकोच होता है और अर्थ का अर्थात देश होता है। तभी अभी तक यही दिशाएं अथवा प्रकार बहुत स्वीकृत माने गए हैं। अब यहाँ इनके ऊपर हम विस्तृत जो चर्चा है वो अगले व्याख्यान में आपके साथ में करेंगे। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।